ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर आधे में रह गया था, ये वाला सम बहुत लेंथी है। हम मशीनरी पे पहुंचे थे, 75,000 ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 का परचेज था। अब मैं डेट्स लिख देता हूँ सबसे पहले हमारे अकाउंटिंग ईयर की। हमारे अकाउंटिंग ईयर जो बिगिन हुआ वो डेट है 1/4/17 और अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग की डेट है 31/3/18। तो जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा उसकी डेट होगी 1/4/17। ओनर का नाम देख लें, ओनर का नाम है ये विवेक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ विवेक एज ऑन 1/4/17। फिर बिल रिसीवेबल, डेटर्स, इन सब में डेट नहीं आती है। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेट आती है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ विवेक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/18, 31/3/2018। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विवेक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/18 और बैलेंस शीट ऑफ विवेक, बैलेंस शीट ऑफ विवेक एज ऑन 31/3/18। ठीक है, अब मैं मशीनरी के वर्किंग नोट्स बता दें सारे। अब हमको मशीनरी का डिप्रिसिएशन निकालना है। ये हमारे वर्किंग नोट्स, ये इस सम के लिए वर्किंग नोट्स हमेशा इस सम के होते हैं। अब मशीनरी का हमारा ओपनिंग बैलेंस था 75,000 और 10,000 की हमने एक और मशीन खरीदी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ओल्ड मशीन हमारी 75,000 की थी और न्यू मशीन हमारी 10,000 की थी। टोटल दो मशीन है, एक 75,000 वाली, एक 10,000 वाली। अब मशीनरी का एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया हुआ था 10%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में रेट इक्वल टू 10%, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। और जो न्यू मशीन हमने खरीदी थी, ये खरीदी थी हमने 1/10/2017 पे, तो इसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। अब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो पुरानी मशीन 75,000 की, उस पर मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। तो 75,000 का 10/100 और 1 साल का, तो ये पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा 7500। ठीक है, अब नई मशीन थी हमारी 10,000 की, 10,000 पे 10% डेप्रिसिएशन मतलब 10/100 और इसका डेप्रिसिएशन हमको निकालना है 6 महीने का, क्योंकि ये मशीन हमने सिर्फ 6 महीने यूज की। ये वाली जो न्यू मशीन है वो हमने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए यूज किया। ठीक है, तो 10,000 का 10% होता है 1,000, 1,000 इंटू 6/12 ये आएगा 500। तो नई मशीन का डेप्रिसिएशन होगा 500। अब इन दोनों को कंबाइन करके, ये वाला 7500 पुरानी मशीन का, ये 500 न्यू मशीन का, दोनों को ऐड करके हो जाएगा 8,000। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8,000। इस टोटल डेप्रिसिएशन 8,000 के हम लोग दो इफेक्ट करेंगे, एक एसेट साइड माइनस और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो जो हार्ड बातें थी मशीनरी वाली वो ने पहले ही बता दी मैंने। ये बैलेंस शीट में थोड़ी लाइंस इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब टोटल हमारा मशीन हो गया 75 प्लस 10 कितना हो गया 85। मैं जानबूझ के ये वाला 85,000 नहीं लिखता हूँ, उससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चों को लगता है कि ये 85,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, इसलिए मैं ये वाला 85 लिखता ही नहीं हूँ। सीधा डेप्रिसिएशन माइनस, सीधा ही मैं लिख दूंगा लेस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में पुरानी मशीन का 7500 और नई मशीन का 500, टोटल 8,000। ये 8,000 मैं माइनस कर दूंगा, तो 75 प्लस 10 85, 85 माइनस 8, तो 85,000 माइनस 8,000, आउटर कॉलम में 77,000 और डेप्रिसिएशन का 7,000 का दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस में भी थोड़ी लाइंस इंसर्ट कर देते। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कितना था 8,000 का दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बस, बाकी पूरा आंसर बहुत इजी है, मशीनरी थोड़ा हार्ड था वो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं आगे। क्वेश्चन में इसके बाद है मशीनरी हो गया, डेटर्स। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 70,000, अभी जो 30,000, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 30,000, तो इसके दो इफेक्ट, एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड
ओपनिंग स्टेटमेंट में डेटर्स 30,000 एसेट साइड, दूसरा डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड, तो डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड 30,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड, एक डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड। इसके बाद डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस के बाद हम लोगों को दिया हुआ है डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क है। मैं इफेक्ट्स बता देता हूं दोनों, पर अमाउंट नहीं बताई हुई है, ये क्वेश्चन मार्क डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं डेटर्स के अकाउंट में जाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड, अमाउंट मालूम नहीं है, पर मैं इफेक्ट्स बता देता हूँ, मेरी हैबिट है कि मैं इफेक्ट्स लिख देता हूँ चाहे अमाउंट नहीं मालूम हो। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, एक डेटर्स में होगा क्रेडिट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स इनर कॉलम, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसमें डेटर्स एसेट साइड इनर कॉलम, अमाउंट हमको क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डेटर्स के बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेटर्स के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल रिसीवेबल 8,000 ओपनिंग 9,000 क्लोजिंग। ओपनिंग के 8,000 के दो इफेक्ट और क्लोजिंग के 9,000 के दो इफेक्ट। बिल रिसीवेबल मतलब करंट एसेट हुआ ना, करंट एसेट में ओपनिंग के दो इफेक्ट और क्लोजिंग के दो इफेक्ट, डिफरेंस का कुछ भी नहीं। तो बिल रिसीवेबल 8,000, एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड, और एक बिल रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट साइड, बिल रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड और बिल रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट साइड। अच्छा, बिल रिसीवेबल का फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 9,000, तो बिल रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। एसेट्स में ऐसा होता है पहले डेबिट फिर क्रेडिट, एसेट्स में होता है ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, और लायबिलिटीज में ओपनिंग क्रेडिट होता है क्लोजिंग डेबिट होता है। तो बिल रिसीवेबल 9,000, एक बिल रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाऊंगा और एसेट साइड पे 9,000 लिखूंगा मैं, यहाँ पे डेटर्स के नीचे थोड़ी जगह छोड़ के 9,000। ये बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, बिल रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस 9,000। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया है 20,000, क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क। पहले ओपनिंग पे आते हैं 20,000, क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क। चलो शुरू करते हैं। अब बिल रिसीवेबल क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 20,000, जो ओपनिंग बैलेंस है 20,000, ये ओपनिंग स्टेटमेंट में आएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 20,000 और दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग स्टेटमेंट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड। अब क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो एक हो गया ओपनिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड और एक हो गया क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड। डन। क्लोजिंग का क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, अमाउंट नहीं मालूम है पर मैं इफेक्ट लिख दूंगा क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स में डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आगे फिर क्वेश्चन में जाते हैं। आगे क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्स पेबल। ये बिल्स पेबल दिया हुआ है 6,000 और 8,000, बिल्स पेबल की अमाउंट, ये बिल्स पेबल 6,000 और 8,000। अब बिल्स पेबल 6,000 और 8,000, ये लायबिलिटी हमारी 6 और 8, अमाउंट याद कर लो 6 और 8। अब 6,000 जो बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट में जाएगा 6,000 लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल, मैं एक बार फिर से अमाउंट चेक कर लेता हूँ 6,000 8,000 राइट है, 6 और 8 राइट है।
तो बिल्स पेएबल का एक इफेक्ट आएगा ओपनिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड, दूसरा आएगा बिल्स पेएबल के अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये बिल्स पेएबल अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड 6000 बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। अब बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस 8000, तो बिल्स पेएबल के अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 8000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बिल्स पेएबल 8000। आगे और देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसके बाद आपको दिया स्टॉक। स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक है 25,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। 25,000 के भी दो इफेक्ट, 30,000 के भी दो इफेक्ट। स्टॉक 25 और 30। अब 25,000 जो ओपनिंग स्टॉक है ये आएगा ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड। आप सिर्फ स्टॉक लिखो तो ज्यादा अच्छा, 25,000। और दूसरा इफेक्ट होता है ओपनिंग स्टॉक का 25,000 का, दूसरा इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 25,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में 25,000 टू ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000। अब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, वो तो बचपन से आपको आते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक चलेगा 30,000। तो ओपनिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये स्टॉक हो गया। इसके बाद स्टॉक के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टॉक के बाद दिया हुआ है आपको कैश एंड बैंक बैलेंस 29 और 35। अब अगर आपको कभी भी डाउट हो रहा हो कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कंबाइंड बनाए कि अलग अलग बनाए, जैसे 29,000 और 35,000 कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे कंबाइन दिया हुआ है 29 और 35, तो बहुत बार ये डाउट रहता ही है कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मिला के कंबाइन करके एक ही अकाउंट बनाए कि दोनों का अकाउंट अलग अलग बनाए, कैश और बैंक का। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि पहले पूरा क्वेश्चन रीड करके ये चेक करो कि कैश का और बैंक का अलग से, सिर्फ कैश या सिर्फ बैंक अलग से ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कि नहीं। तो मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा, कहीं पे भी कैश या बैंक का अलग से बैलेंस दिया हो, तो मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, कैश और बैंक का अलग से बैलेंस दिया हो कहीं पे, ये रहा, ये रहा, ये रहा। यहाँ पे नीचे सेकंड लास्ट लाइन में कैश का अलग से बैलेंस दिया हुआ है। देखो कैश का बैलेंस अलग से दिया हुआ है ना, कैश ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 18 इज 10,000, दिया 10,000। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस अलग से दिया हुआ है बेटा। तो अगर एक भी बैलेंस अलग से दिया हो, कैश का ओपनिंग अलग से, कैश का क्लोजिंग अलग से, बैंक का ओपनिंग अलग से, बैंक का क्लोजिंग अलग से, इन चारों में देखो एक भी अमाउंट अलग से दी हुई है, तो दोनों अकाउंट अलग अलग बनेंगे। और अगर हर जगह पे कंबाइंड हो, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, हर जगह पे कंबाइंड हो तो एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पे कैश का, सिर्फ कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 10,000। अब दिमाग लगाओ, टोटल क्लोजिंग बैलेंस, टोटल क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। ये रहा टोटल क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश और बैंक का मिला के 35,000 है। इस 35,000 में से 10,000 कैश का बैलेंस है क्लोजिंग में, तो बाकी का जो 25,000 बच गया, बाकी का जो 25,000 क्लोजिंग बैलेंस बच गया, वो किसका बैलेंस होगा? बैंक का। टोटल क्लोजिंग बैलेंस है कैश और बैंक का 35, उसे दे 10,000 कैश का है, 10,000 कैश का है, तो बाकी 25,000 जो है वो बैंक का होगा। डन। अभी आप बोलोगे सर क्लोजिंग को 35,000 के तो आपने दो पार्ट्स कर दिए, तो जो ओपनिंग है 29,000 उसके दो पार्ट कैसे होंगे? बेटा ये 29,000 के ओपनिंग के दो पार्ट्स करने के लिए हमको पूरा क्वेश्चन आंसर टैली करना पड़ेगा, और वो लास्ट में पता चलेगा कि 29,000 में से कितना कैश है कितना बैंक है। वो बहुत हार्ड है, ठीक है।
मैं धीरे धीरे शुरू करता हूँ। ये 35,000 के पहले 10,000 के दो इफेक्ट और 25,000 के दो इफेक्ट करता हूँ पहले। टोटल 35,000। 10,000 कैश का क्लोजिंग है, 25,000 बैंक का क्लोजिंग है। पहले क्लोजिंग से शुरू करते हैं। तो कैश का क्लोजिंग 10,000 एक इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ से थोड़ा आंसर हमारा हार्ड हो जाएगा। ये कैश का क्लोजिंग, कैश का हमारा क्लोजिंग है 10,000। इसको मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और क्योंकि ये हमारा एसेट है, कैश जो है वो हमारा एसेट होता है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो 10,000 क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड कितना 10,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस 10,000। अभी बैंक में जाते हैं, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस है हमारा 25,000, ये बैंक अकाउंट है। कैश लिख दिया हमने कैश में, ये 10,000 कैश हमने लिख दिया कैश में। अभी बैंक, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। तो एक आएगा बैंक में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और एक आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैंक बैलेंस 25,000। ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस 25,000। तो दोनों को मिला के 35 हो गया, 10 और 25 35 हो गया दोनों को मिला के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लोजिंग कैश के दो इफेक्ट, क्लोजिंग कैश के दो इफेक्ट कैश अकाउंट में क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग बैंक के दो इफेक्ट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब आ जाते हैं ओपनिंग पे। तो ओपनिंग कैश एंड बैंक जो था वो था 29,000। ठीक है, इसके बारे में समझाता हूँ अभी। ओपनिंग कैश एंड बैंक था 29,000। तो ओपनिंग कैश एंड बैंक का एक इफेक्ट होगा ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड 29,000, एक इफेक्ट होगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड। सुनते रहना, ये थोड़ा सा हार्ड है। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने अलग अलग करके क्यों नहीं लिखा? देखो बेटा, अलग अलग करके लिखूंगा, कैश को अलग बैंक को अलग, तो भी टोटल मिला के तो 29,000 ही आएगा ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड। ठीक है, इस 29,000 के अंदर ओपनिंग कैश भी आ गया, ओपनिंग बैंक भी आ गया। ठीक है, अब ये 29,000 कैश एंड बैंक में अलग अलग कैसे करेंगे, ये थोड़ा हार्ड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैश अकाउंट में और बैंक अकाउंट में दोनों में ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखूंगा, थोड़ा हार्ड है, ध्यान से देखना। कैश अकाउंट में मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। यहाँ पे मैं एक अमाउंट सपोज करूंगा ₹X, कौन सा ₹X। और बैंक बैलेंस में मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। इसमें मैं अमाउंट लिखूंगा 29,000 माइनस X। कौन सी अमाउंट लिखूंगा मैं? 29,000 माइनस X। दिमाग लगाओ मैंने क्या किया। सपोज कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारा आ गया X, तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा 29,000 माइनस X। या अगर हमारा बैंक का ओपनिंग बैलेंस आ गया X, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा 29,000 माइनस X। तो इन दोनों में से जरूरी है जब हम लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे, अभी नहीं, जब हम लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे तो कैश का या बैंक का, दोनों में से कोई एक ओपनिंग बैलेंस अलग से फाइंड आउट होगा। एक आ जाएगा तो दूसरा 29,000 में से माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, अब वो कौन सा पहले टैली होगा कौन सा बाद में, वो मुझे पता नहीं, वो अभी पता नहीं, जब बैलेंसिंग होगी तब पता चलेगा। तो एक अमाउंट आ जाएगी तो दूसरी 29,000 में माइनस करके आ जाएगी। ये चैप्टर में बैलेंसिंग ही हार्ड है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 और 2,000। अब ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000 ओपनिंग बैलेंस, 2,000 क्लोजिंग बैलेंस। फिलहाल अमाउंट याद करो, 1,000 और 2,000 प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट होता है, प्रीपेड मतलब एसेट हुआ। तो 1,000 ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। एक इफेक्ट ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड। अब सुनना ध्यान से, ये ओपनिंग वाला है। इसका दूसरा इफेक्ट थोड़ा सा हार्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे पहले लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम
यहाँ पे इसकी इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट आएगी। इसके बाद लिखते हैं इसके बाद लिखते हैं लेस प्री पेड करंट ईयर। करंट ईयर का प्रीपेड माइनस होता है, हमने 2 साल से 3 साल से पढ़ाई की है। करंट ईयर का प्रीपेड माइनस होता है, जैसे हम बोलते हैं ना आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, प्री पेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। ये हमने बहुत बार सीखा है। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, ऐड होता है, और प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। लेकिन कौन सा? करंट ईयर का। ये जो रूल्स हैं ये करंट ईयर के रूल्स हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग बैलेंस, आप लास्ट ईयर बोलो या ओपनिंग बैलेंस बोलो, लास्ट ईयर के इफेक्ट्स उल्टे हो जाते हैं। लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग उल्टा हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस। लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग जो होगा वो माइनस होता है, और लास्ट ईयर का प्रीपेड और प्री रिसीव्ड, लास्ट ईयर का प्रीपेड या प्री रिसीव्ड प्लस होता है। लास्ट ईयर का उल्टा इफेक्ट होता है। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 1000, वो लास्ट ईयर का प्रीपेड है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर का प्रीपेड जो है वो प्लस होता है। तो लास्ट ईयर का जो प्रीपेड है वो ऐड होगा, प्लस होगा, प्लस प्रीपेड कौन सा? लास्ट ईयर, मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो लास्ट ईयर का 1000 मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। तो एक इफेक्ट हो गया ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड, एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे ऐड, ठीक है। अभी आपको अगर याद हो तो क्लोजिंग बैलेंस था 2000, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर का प्रीपेड 2000 था। करंट ईयर के दो इफेक्ट, वो तो आपको पता ही है, करंट ईयर के प्रीपेड के दो इफेक्ट। एक होगा प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, मतलब करंट ईयर का माइनस होता है। एक होगा पीएनएल में डेबिट साइड पे माइनस, दूसरा होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड 2000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड 2000, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट ईयर। सीधी बात है कि ओपनिंग वाला प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग वाला प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग स्टेटमेंट में आएगा एसेट साइड, और क्लोजिंग वाला प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड। ओपनिंग वाला 1000 ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला 2000 क्लोजिंग में। और पीएनएल में कैसे सॉल्व करते हैं? पीएनएल में प्रीपेड करंट ईयर का प्रीपेड माइनस होता है, जो हमने बहुत साल से सीखा है, लास्ट ईयर का प्रीपेड प्लस होता है। बाकी ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट है, जो ये वाली XXXX मैंने लिखा है, वो आगे चल के क्वेश्चन में दी हुई होगी, तब मैं लिखूंगा। उसी तरीके से सेम इसी मेथड से प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद एक और नाम दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस 2000 और 3000। अब सन्ड्री एक्सपेंस मतलब हमारी लायबिलिटी हुई 2000 और 3000, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस 2000 और 3000। तो ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट में आएगा, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस ओपनिंग वाला ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आएगा, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस 2000, क्लोजिंग वाला 3000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस करंट ईयर, CY मतलब करंट ईयर 3000। ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिखा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिखा, दोनों लायबिलिटी में लिखे। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, तो सन्ड्री एक्सपेंस ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। इसकी अमाउंट थोड़ी देर के बाद पता चलेगी। अब आउटस्टैंडिंग में आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग कैसे सॉल्व करते हैं? आउटस्टैंडिंग हम लोग बोलते हैं ये रहा, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो जो करंट ईयर वाला होगा वो ऐड होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो ऐड होगा, और लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो लेस होगा, लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर। कहने का मतलब है हमने जो 2-3 साल से सीखा है
कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, हमने ये सीखा है कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, सही बात है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, सही बात है, लेकिन करंट ईयर का, लास्ट ईयर में उल्टा हो जाएगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 2000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 3000, तो दोनों आएंगे, जैसे 2000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, 3000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बाकी प्लस माइनस क्या होगा उसके मैंने यहाँ पे साइड में रूल्स भी लिखे हैं और पीएनएल में मैंने सॉल्व भी कर दिया। ऐसे याद करो, ऐसे याद करो कि करंट ईयर के सीधे इफेक्ट होते हैं, लास्ट ईयर के उल्टे इफेक्ट होते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड माइनस, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड प्लस। बाकी ये जो एक्स वाली अमाउंट है वो आगे क्वेश्चन में दी हुई होगी। अभी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में दे कुछ भी लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, जब हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए, जब हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए तब लिखना, अभी नहीं, अभी आधे आधे में रह जाएगा। हाँ, ये वीडियो लेक्चर या इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर आप समझने के लिए देख सकते हो, बट लिखने के लिए जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब लिखना। अभी आधा आंसर हुआ है हमारा, आधा बाकी है। ये वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कुछ भी सीखना हो, डाउट हो, ये मेरा नंबर है, ठीक है, फोन या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा, बाद में लिखना, अभी खाली समझते रहो।